आज के डेट में इंडिया में पेट्रोल और डीजल का दाम काफ़ी राइज होना शुरू हो चुका है, यानी कि 8 कॉन्जिक्यूटिव डेज़ में कंटिन्यूसली राइज दिखाई दे रहा है। और ग्लोबली इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का दाम में कोविड के हिसाब से यानी कि लॉकडाउन के हिसाब से आज के डेट में मोर देन 50% राइज हो चुका है। जबकि जब कोविड शुरू हो गया था यानी कि अप्रैल 2020 में, जहाँ पे ब्रेंट क्रूड ऑयल लेस देन $20 पर बैरल को देखने को मिल रहा था और WTI क्रूड ऑयल लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव में चला गया था पर बैरल, और वही ब्रेंट क्रूड ऑयल आज के डेट में पर बैरल के हिसाब में $64 पहुंच चुका है। यानी कि यही कारण है जो ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल का दाम बढ़ने से इंडिया में भी काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। इंडिया में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज डेली बेसिस में जो डिमांड एंड सप्लाई है फ्यूल का, उसकी हिसाब से ये लोग फ्यूल रेट्स में रिवाइज़ करते रहते हैं और इंटरनेशनल मार्केट का प्राइस के हिसाब से भी ये लोग रिवाइज़ करते रहते हैं। यानी कि इफ़ ग्लोबली क्रूड ऑयल का दाम गिरना शुरू हो गया तो रिटेल प्राइस में भी ये गिरना शुरू हो जाएगा इसका कॉस्ट, और इसी तरह इसका वाइस वर्सा, यानी कि अगर ग्लोबली क्रूड ऑयल का दाम बढ़ना शुरू हो गया तो रिटेल प्राइस में भी बढ़ने का संभावना देखने को मिलेगा। तो यही चीज़ है आपका क्रूड ऑयल में, पर ये चीज़ सिर्फ थ्योरेटिकली है इंडिया पर, प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में डिकंट्रोल सिस्टम एक तरफा प्रैक्टिस है इंडिया में, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का दाम अगर राइज हो गया तो इंडिया गवर्नमेंट कंज्यूमर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगा के, यानी कि राइज जो प्राइस होता है वो लगा के ये लोग अपना पैसा निकाल लेता है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का दाम गिरना लगा यानी कि डिक्रीज़ होना शुरू हो गया तो गवर्नमेंट इसमें रिटेल प्राइस में कभी डिक्रीज़ नहीं करेगा उसका प्राइस, यानी कि टैक्स बढ़ा के भी ये लोग एक कांस्टेंट प्राइजेस मेंटेन करते रहते हैं। यानी कि इसमें कंज्यूमर को कोई फ़ायदा नहीं दिखा देता। एक कांस्टेंटली जो कंज्यूमर है कंज्यूम करता है वो रिटेल प्राइस में अपना जो बढ़ती है उसके हिसाब से कंज्यूमर पेट्रोल और डीजल ख़रीदना पड़ता है। पर इसमें जो मेन फ़ायदादार होता है वो गवर्नमेंट के होता है, ये सारा टैक्सेस में रेवेन्यू के हिसाब से कलेक्ट करने में। तो चलिए आज के वीडियो में यही पेट्रोलियम फ्यूल के बारे में चर्चा करेंगे और इसका प्राइस राइज होने का रीज़न भी चर्चा करेंगे, और इसमें अल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्या है पेट्रोलियम के ऊपर में जो गवर्नमेंट की तरफ से लाने का कोशिश करना चाहिए, उसमें भी चर्चा करेंगे। तो आप सबको मेरा चैनल हेम्प इन टेक्नो में स्वागत करता हूँ, और अगर आप नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के डेट में अगर देखा जाए तो मोर देन 160 क्रूड ऑयल्स इंटरनेशनली ट्रेडिंग होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटी और ग्रेड के हिसाब से। तो इंडिया में जो इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल वो है ब्रेंट क्रूड ऑयल और OPEC क्रूड ऑयल और WTI यानी कि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल जो US का है वो इंपोर्ट करता है इंडिया। वर्ल्ड में जो सबसे लार्जेस्ट इंपोर्टर है आज के डेट में, तो इंडिया 3rd नंबर में आता है आफ्टर US एंड चाइना। मतलब कि इंडिया में मोर देन 83% ट्रेडिंग करके कंज्यूम करता है ये क्रूड ऑयल। इंडिया लार्जली इंपोर्ट करते हैं ब्रेंट क्रूड ऑयल। पहले के हिसाब से ब्रेंट क्रूड ऑयल पर इंडिया अभी लास्ट ईयर में काफ़ी कम कर दिया है, यानी कि OPEC क्रूड ऑयल ज़्यादा मात्रा में अभी इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, प्लस WTI भी काफ़ी मात्रा में इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से आज को देखने को मिल रहा है कि ब्रेंट क्रूड ऑयल है उसमें थोड़ा दबाव आ रहा है WTI की वजह से, क्योंकि WTI जो क्रूड ऑयल है वो लेस एक्सपेंसिव भी है। WTI का ग्रेड और क्वालिटी है वो काफ़ी ब्रेंट क्रूड ऑयल से काफ़ी आगे है, यानी कि सल्फ़र जो मिक्स है वो काफ़ी कम है अपना WTI में। तो इसकी वजह से भी आज के डेट में ये ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस डाउन होना शुरू हो चुका है कंपेयर टू WTI एंड OPEC क्रूड ऑयल। यही WTI क्रूड ऑयल लॉकडाउन के टाइम में यानी कि अप्रैल 2020 में नेगेटिव में चला गया, यानी कि लेस देन 0 से नीचे पर बैरल के हिसाब से इसका प्राइस आ चुका था, और जो ब्रेंट क्रूड ऑयल था उसका लेस देन $20 पर बैरल में आ चुका था। तो अभी जो ये रेट बढ़ने शुरू हो चुका है इसमें काफ़ी वेरिएशन देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी राइज होना शुरू हो चुका है ये क्रूड ऑयल में इंटरनेशनली। तो इसकी वजह से जो आज के डेट में इंडिया में फ्यूल प्राइजेस है वो भी बढ़ने को देखने को मिल रहा है। तो इसी हिसाब से एज़ पर द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द फ्यूल इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइजेस है उसके हिसाब से और रेट ऑफ एक्सचेंज करेंसी उसके हिसाब से अपना फ्यूल प्राइजेस में डेली रिवाइज होते रहते हैं।
इंडियन गवर्नमेंट 2017 से अपना फ्यूल प्राइसिंग के कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया है, यानी कि डेली बेसिस में फ्यूल प्राइस को रिवाइज करने का प्रस्ताव ला लिया। और ये 40 डेज़ ट्रायल किया था 5 सिटीज़ में, जिसमें सक्सेसफुल हो गया। और यही कारण से आज के डेट में डेली बेसिस में आपका फ्यूल प्राइसेस चेंज होते रहता है, यानी कि रिवाइज होते रहते हैं एज पर द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द फ्यूल ऑन दैट डे। आज के डेट में यानी कि लॉकडाउन के बाद में जो रेट देखने को मिल रहा है क्रूड ऑयल का पर बैरल, कंपेयर टू 2012 और 2013 या 2014 के हिसाब से काफ़ी कम है, यानी कि हाफ़ ही कम है। मतलब उस टाइम मोर देन $100 था पर बैरल, पर आज वही क्रूड ऑयल का दाम इंटरनेशनल मार्केट में भी इट इज़ लेस देन $64 पर बैरल। तो फिर इसके हिसाब से जो प्राइस है, यानी कि जो रिटेल प्राइस है, वो उस टाइम से भी आज ज़्यादा दिखने को मिल रहा है। तो ये सब क्यों हो रहा है वो देखेंगे अभी। तो चलिए देखते हैं इस साल का 1 जनवरी 2021 का प्राइस। यानी कि न्यू दिल्ली में उस दिन पेट्रोल का दाम 83.71 था और डीजल 73.87। तो नेक्स्ट सिटी मुंबई में था आपका उसी दिन 90.34 और डीजल का दाम था 80.51। और चेन्नई में था 86.51 पेट्रोल का दाम और डीजल का दाम 79.21। और कोलकाता में था पेट्रोल का दाम उस दिन 85.91 और डीजल का दाम था 77.41। तो वही सेम दिन में ब्रेंट क्रूड ऑयल इंक्लूडिंग ओशन फ्राइट का दाम था इंटरनेशनल मार्केट में पर बैरल के हिसाब से $52, यानी कि एक बैरल में आपका 159 लीटर्स क्रूड ऑयल फिल होता है। तो उसी दिन करेंसी एक्सचेंज रेट के हिसाब से जो डॉलर का रेट था इंडियन करेंसी में, वो था आपका 73.09 रुपीज़ पर डॉलर। अगर क्रूड ऑयल जो इंटरनेशनल मार्केट में पर बैरल के हिसाब से $52 था, तो इंडियन करेंसी में आपका जो रेट पड़ेगा वो है 3801 रुपीज़ पर बैरल। अगर उसी के हिसाब से पर लीटर का क्रूड ऑयल का दाम देखा जाएंगे तो ₹23.9 रुपीज़ ही देखने को मिलेगा। तो उसी सेम डे दिल्ली का प्राइस था पेट्रोल और डीजल। तो पेट्रोल था आपका 83.71 पर लीटर और डीजल था आपका 73.87 पर लीटर। तो चलिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सारा चीज़ देखते हैं। तो चलिए 1 जनवरी दिल्ली का प्राइस को देख के हम लोग कैलकुलेट करते हैं। यानी कि क्रूड ऑयल इंक्लूडिंग ओशनिक फ्राइट के हिसाब से अगर पेट्रोल और डीजल का दाम उस दिन 23 रुपीज़ 9 पैसा पर लीटर था, तो रिफाइनरी प्रोसेस और रिफाइनरी मार्जिन, OMC मार्जिन, फ्राइट क्रॉस और लॉजिस्टिक्स के बाद आपका पैसा जो चार्ज लगेगा पेट्रोल में वो रहेगा 3 रुपीज़ 84 पैसा पर लीटर और डीजल में रहेगा 4 रुपीज़ 76 पैसा पर लीटर। यानी कि आपका फ्यूल प्राइस आफ्टर प्रोसेसिंग एंड रेडी टू सेंड पेट्रोल पंप के टाइम में रेट रहेगा पेट्रोल का आपका 27 रुपीज़ 74 पैसा पर लीटर और डीजल का दाम रहेगा आपका 28.66 पैसा पर लीटर। जब ये क्रूड ऑयल रिफाइनरीज के बाद एक पेट्रोल पंप में रेडी हो जाता है सेंड करने के लिए, तब उस टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट अपना टैक्सेस भरता है, यानी कि एक्साइज ड्यूटी और रोड सेस टैक्सेस इंक्लूड करते हैं मोर देन 30%। यानी कि जो रेट है उसमें आपका पेट्रोल में 32.98 पैसा पर लीटर लगेगा और डीजल में आपका 31.83 पर लीटर लगेगा। और उसमें एक कमीशन होता है अपना डीलर का, जो है आपका रेट है 3.67 पर लीटर और डीजल में पड़ेगा आपका 2.53 पर लीटर। जो प्राइस ओवरऑल प्राइस बनेगा आपका 64.39 पर लीटर पेट्रोल का दाम और डीजल का दाम रहेगा 63.02 पर लीटर डीजल का दाम। आप स्टेट गवर्नमेंट में अपना वैट ऐड करेंगे, यानी कि वैल्यू एडेड टैक्सेस ऐड करेंगे वही दाम में। यानी कि जो प्राइसेस पेट्रोल और डीजल में है उसमें 30% पेट्रोल में लगाएगा और 16.75% डीजल में वैट लगाएगा, जिसके हिसाब से आपका दिल्ली का प्राइस 1 जनवरी में रहेगा। वैट जो इंक्लूड होगा वो रहेगा आपका 19.32 पर लीटर पेट्रोल में और 10.85 लीटर डीजल में, जिससे फाइनल जो रिटेल प्राइस पेट्रोल पंप में पहुंचने के बाद जो कंज्यूमर्स को मिलेगा वो रहेगा ओवरऑल ऐड करके ये रहेगा आपका पेट्रोल का दाम 83.71 पर लीटर और डीजल का प्राइस रहेगा आपका 73.87 पर लीटर, जो दिल्ली को मिला है 1 जनवरी 2021 पे ये दाम। तो आपका जो फाइनल रिटेल प्राइस है जो कंज्यूमर को मिलेगा वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। ये मेनली डिपेंड करता है क्रूड ऑयल रेट्स प्लस जो 2 फैक्टर जो डिपेंड करता है मेनली वो है आपका स्टेट का वैट और सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्साइज ड्यूटी। ये 2 चीज़ के कारण से ये फ्यूल प्राइसेस काफ़ी
हाई हो जाता है। यानी कि अगर ये दो चीज़ नहीं होते, अगर जीएसटी लागू हो जाते यही चीज़ में, तो काफ़ी कम देखने को मिलता है ये चीज़ में। पर यहाँ पे जीएसटी लागू नहीं होता है, यहाँ पे वेट और एक्साइज ड्यूटी लगाया गया है। इफ़ इट इज़ मोर देन 30%, अगर ज़्यादा से ज़्यादा जीएसटी लगा देते 28% मैक्सिमम जीएसटी, तो इट वुड हैव बीन लेस देन 50 रुपीज़, यानी कि ये रहता 40 to 50 के प्राइस के अंदर। पर वही वैट और एक्साइज ड्यूटी की वजह से आज के डेट में वही प्राइस इट इज़ मोर देन 80 रुपीज़। वही फ्यूल का प्राइस में फाइनल रिटेल प्राइस जो है वो हम लोग मोर देन 150% टैक्स दे के वही फ्यूल ख़रीदता है। तो अब बात करते हैं फैक्टर्स में जो पेट्रोलियम फ्यूल का प्राइस में इफ़ेक्ट करता है, वो है आपका क्रूड ऑयल प्राइस। यानी कि ओशनिक फ्लाइट में जो ट्रांसपोर्टेशन में आपका जो इफ़ेक्ट पड़ेगा उसमें भी प्राइस अप डाउन होता है। और डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द फ्यूल, यानी कि जो डिमांड हर दिन के हिसाब से सप्लाई जो बनता है और डिमांड होता है उसके हिसाब से भी आपका प्राइस में चेंजेस आ सकता है। और जो रिजर्व डिमांड होता है उसके हिसाब से भी आपका प्राइजेस में चेंजेस आ सकता है। और पॉलिटिकल इवेंट, यानी कि पॉलिटिकली भी इसमें इफ़ेक्ट पड़ता है ये क्रूड ऑयल के प्राइसेस में। तो दूसरा है आपका टैक्सेस, यानी कि गवर्नमेंट इसमें कौन सा कैसा टैक्स लगाएगा उसमें भी निर्भर करता है। जैसे कि इंडिया में अभी टैक्सेस जो लगाता है वो है एक्साइज ड्यूटी और वैट लगाता है, जिसकी वजह से आज के डेट में इतना प्राइस है अपना फ्यूल के ऊपर में। तीसरा है आपका रिफाइनरी कंजम्पशन रेशियो, यानी कि कंपनी जो रिफ़ाइन करता है ये पेट्रोलियम, उसमें जो रिफ़ाइन के लिए प्रॉफिट मार्जिन बनाते हैं ये रिफाइनरीज और डीलर, उसके हिसाब से भी हमारा प्राइस में वेरिएशन आता है। फोर्थ है आपका करेंसी एक्सचेंज रेट, यानी कि जो रॉ मटेरियल यानी कि पेट्रोलियम जो खरीद बेच होता है इंटरनेशनल मार्केट में वो यूएस डॉलर के हिसाब से बिक्री होता है। जब इकोनॉमी में अप एंड डाउन होता है यूएस या फिर इंडिया में, तो ऑब्वियसली इंडिया में इफ़ेक्ट पड़ता है प्राइस के वेरिएशन में, यानी कि प्राइस राइज और फॉल होने के चांसेस रहता है क्रूड ऑयल के ऊपर में। आज के डेट में जो फ्यूल्स में इतना प्राइस राइज हुआ है वो है आपका टैक्सेस की वजह से, यानी कि गवर्नमेंट जो टैक्स रिलाई किया है हम लोग का पेट्रोलियम के ऊपर में, तो उसकी वजह से ये सारा प्राइस राइज हो गया है। यानी कि जो पैंडेमिक टाइम में भी इतना प्राइस लो हो गया था क्रूड ऑयल का इंटरनेशनल मार्केट में, तो ये सब फिशियल सिचुएशन में ओवरऑल प्रॉफिट गेन करना चाहता था सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इसी वजह से अपना टैक्सेस मेंटेन करते रहा एक कांस्टेंट प्राइस के हिसाब से। तो एक तरफ से देखा जाएगा तो गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज इन अ शॉर्ट ऑफ मनी, यानी कि वो लोग कहीं न कहीं तरीके से लॉस मेंटेन करने के लिए रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं थ्रू टैक्सेस। तो यही एक रॉ मटेरियल था जो पैंडेमिक टाइम में रेवेन्यू कलेक्ट करना चाहता था, तो इसलिए गवर्नमेंट ये चीज़ में रेवेन्यू कलेक्ट करना शुरू किया था। अगर यही चीज़ में अगर हम लोग डीपली जाएंगे तो गवर्नमेंट कई तरीके से लॉसेस में जाना नहीं चाहता है, तो वो कहीं ना कहीं रिकवर करते हैं अपना लॉसेस किसी से भी, यानी कि कई तरीके से टैक्स लगा के थ्रू पब्लिक ही गेन करना चाहता है अपना लॉसेस। तो आफ्टर ऑल जितना भी कुछ भी हो जाता है तो फाइनली वो चीज़ सोशलाइज होता है, तो गवर्नमेंट पब्लिक से ही पूरा टैक्स कलेक्ट करके अपना लॉसेस रिकवर करते हैं। इफ़ इन केस गवर्नमेंट को प्रॉफिट हो गया उसी चीज़ से, तो वही चीज़ री इन्वेस्ट करके एक पब्लिक को दे देते हैं, यानी कि पब्लिक को किसी तरह से प्रोजेक्ट ये सब करके दे देते हैं और वहीं से फिर एक प्रॉफिट मार्जिन करने के लिए ये लोग री इन्वेस्ट करते रहते हैं। तो यही एक गवर्नमेंट का तरीका है, गवर्नमेंट के पास पैसा रहने के लिए। जब ये सारा चीज़ की वजह से फ्यूल का प्राइजेस में जब राइज होता है तो अल्टीमेटली ये इफ़ेक्ट पड़ता है कंज्यूमर्स यानी कि कॉमन पीपल को। तो इसमें राइज होता है आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज राइज होता है या कमोडिटी चार्ज राइज होता है, तो एडवर्सली ये हमारा कॉमन पीपल को इफ़ेक्ट पड़ता है। तो चलिए सॉल्यूशंस के ऊपर में बात करते हैं। तो गवर्नमेंट और पब्लिक यानी कि कॉमन पीपल ये सारा चीज़ में कैसा देख रहा है, तो टैक्स राइज होने के कारण में भी यही है कि डिमांड ज़्यादा होने के कारण से हमारा प्राइस राइज हो रहा है। तो इसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्या है वो भी कॉमन पीपल को भी सोचने की ज़रूरत है। तो पहला सॉल्यूशन है आपका रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि गवर्नमेंट भी इसमें काफ़ी इनिशिएटिव ले रहा है और इसमें बहुत सारा आपका बायोडीजल फ्यूल्स, इथेनॉल फ्यूल्स और सोलर व्हीकल्स ये सारा चीज़ आज के डेट में मार्केट में आ चुका है। और सोलर डीजल और इथेनॉल की वजह से हमारा सिर्फ पेट्रोलियम नहीं, इसमें अपना फार्मर्स का जो प्रोडक्ट है वो यूज़ करके हम लोग फ्यूल यूज़ कर सकता है।
बायोडीजल एक डीजल फ्यूल है जो सोयाबीन ऑयल से बनाया जाता है और इसमें सल्फ़र कंटेंट नहीं रहता है क्योंकि ये एक प्लांट से बनाया जाता है और इसका हाईली लुब्रिकेटिव होता है, जिससे पेट्रोलियम डीजल से भी लुब्रिकेशन ज़्यादा होता है और पॉल्यूशन में भी रिडक्शन लाता है। इंडियन गवर्नमेंट ने भी बायोडीजल के ऊपर एक इनिशिएटिव लेके फ्यूल बनाना शुरू किया था जाट्रोफा सीड से और फार्मर्स को भी बोल दिया था कि एक यील्ड करो जाट्रोफा सीड, पर प्रोडक्शन की वजह से इसका प्राइस पेट्रोलियम से काफ़ी मात्रा में एक्सपेंसिव हो गया। अगर ये प्रोडक्शन ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा तो पेट्रोलियम के अल्टरनेटिव ये बायोडीजल में काम आ सकता है, ये जाट्रोफा सीड से बायोडीजल। तो दूसरा रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करके हम लोग एक सोलर व्हीकल भी यूज़ कर सकते हैं। आज के डेट में सोलर व्हीकल्स भी काफ़ी आ चुका है, तो इसी चीज़ को भी हम लोग पेट्रोलियम के ऊपर में अल्टरनेट देख सकते हैं। तीसरा सॉल्यूशन है आपका इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि आज के डेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल भी बहुत मैन्युफैक्चर हो चुका है, बहुत इंडियन में मार्केट में भी आ चुका है। जैसे कि रिसेंटली टाटा लॉन्च किया है और टेस्ला कंपनी जो एलन मस्क का है वो भी बेंगलोर में यही इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करने के लिए प्रस्ताव रख चुका है। तो यही सारा इलेक्ट्रिक व्हीकल एक तो पोल्यूशन फ्री रहेगा और इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा कम्पैक्ट रहेगा। पर इसमें एक प्रॉब्लम है जो आज के डेट में, जिससे चार्जिंग पॉइंट यानी कि चार्जिंग स्टेशन नहीं होने के कारण में कई इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ नहीं कर सकता है। पर इसमें गवर्नमेंट की तरफ से भी अभी इनिशिएटिव लेना शुरू हो चुका है कि इसका चार्जिंग स्टेशन रखने के, पर ये प्रॉब्लम भी आ सकता है इसमें कि जो चार्जिंग स्टेशन रहेगा अगर वहाँ पे चार्ज करने के लिए मिनिमम 30 to 45 मिनट चार्ज करने के लिए आपको रुकना पड़ेगा। और यही एक इफेक्ट है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का। नहीं तो प्राइस के हिसाब से देखा जाएंगे तो काफ़ी कम है जो हम लोग फ्यूल यूज़ करता है, जो पेट्रोल डीजल यूज़ करता है उसके हिसाब से काफ़ी कम है इसका प्राइस। तो यही 3-4 आइटम जो था ये अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है। तो इसमें अगर आप लोग यूज़ कर सकते हैं तो ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा रहेगा, प्लस हम लोग के लिए भी बहुत इम्पैक्ट रहेगा। तो ऐसे एजुकेशनल वीडियोस आप लोग के साथ लाते रहेंगे। देखते रहें मेरा चैनल हैमबिन टेक्नो। थैंक यू।